नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। इस वीडियो में हम अग्निपथ योजना से रिलेटेड बेनिफिट्स और कंसर्न्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए। उसमें डिस्कस किया है मैंने अग्निपथ योजना के सारे प्रोविजंस और कौन कौन से उसमें सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, वो सब हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। और ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं अग्निपथ योजना के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं कि अग्निपथ योजना के बेनिफिट्स और कंसर्न्स क्या क्या हैं। क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड कंसर्न्स ऑफ अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के लाभों और सरोकारों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। हम बताएंगे कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रक्षा नीति सुधार योजना अग्निपथ शुरू करी है। यह योजना टूर ऑफ ड्यूटी का एक रूप है और इस योजना के तहत अधिकारियों के पद के नीचे के कर्मियों की भर्ती की जाएगी और इन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है और इससे पहले किस तरीके का रिक्रूटमेंट होता था और किस बेसिस पे होता था, रेजिमेंट क्या होते थे, ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आप उसे ज़रूर देखिए और आप इसे समझ सकेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में। हम थोड़े से ब्रीफली डिस्कस करेंगे प्रोविजन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए कुछ प्रोविजंस मेंशन करना ज़रूरी है। तो इन प्रोविजंस में हम देखेंगे सबसे पहले कि 17.5 से 23 साल की आयु के युवाओं को यहाँ पे नॉन ऑफिशियल नहीं, बिलो ऑफिशियल होगा, बिलो ऑफिशियल लेवल की जो पोस्ट होंगी उनमें रिक्रूट करने के लिए इस योजना को लाया गया है। उन्हें 10 सप्ताह से 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर 4 साल के लिए उन्हें सेवा करनी होगी। फिर भर्ती रैलियां साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। 4 साल बाद 75% सैनिक सेवानिवृत्त हो जाएंगे और बाकी 25% को स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा। फिर योजना में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि सेवानिवृत्ति पर सैनिकों को सेवानिधि कोष से राशि प्रदान की जाएगी। तो किस तरीके से सेवानिधि में कंट्रीब्यूशन होगा ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और रेजिमेंट के आधार की बजाय भर्ती अखिल भारतीय सभी वर्ग के आधार पर, यानी ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर की जाएगी, रेजिमेंट के बेसिस पर अब नहीं की जाएगी। इसके बाद हम समझेंगे कि इस योजना के क्या क्या संभावित लाभ हो सकते हैं अलग अलग सेक्टर के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी लेके इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस के साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएंगी, मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर्स रिव्यू भी किए जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें और जितने भी ये सारे वीडियोज़ हैं इन सबकी PDF भी आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो युवाओं के लिए इस योजना के क्या क्या संभावित लाभ होंगे अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला है कि युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। जैसे कि हमने समझा कि 45,000 से 50,000 करीब पोस्ट आएंगी और इन पोस्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट अब किया जाएगा। तो अभी जो पोस्ट आने वाली है वो 45 से 50 है, लेकिन ये आगे आने वाले समय में और बढ़ेंगी। तो सबसे पहला सामने ही दिख रहा है कि नौकरी के अवसर बढ़ने वाले हैं। दूसरा फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि जब 23 साल की उम्र में कोई युवक रिटायर होगा तो उसके पास मिलिट्री लेवल की स्किल्स होंगी। हमारी डिफेंस फोर्सेस जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसमें बहुत उच्च दर्जे की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि मशीनरी को रिपेयर करने की बात कर लीजिए या डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, तो अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग दी जाएंगी जो कि युवाओं के आम जीवन में तो काम आएंगी ही, इसके अलावा उन्हें नौकरी दिलवाने में भी काम आएंगी और सोसाइटी के भी काम आएंगी। अभी जो आप समझिए, अगर किसी को डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिली हुई है आर्मी में और कोई भी कैलेमिटी डिज़ास्टर लोकल एरिया में आता है तो बहुत अच्छे से लोगों की मदद कर पाएगा, बहुत अच्छे से वो मैनेज कर पाएगा उस डिज़ास्टर को। तो ये हर तरीके से ये ट्रेनिंग्स काम आएंगी। फिर उनको शारीरिक और मानसिक फिटनेस मिलेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का ज़माना बढ़ता जा रहा है
और जिस तरीके का खान पान होता जा रहा है, तो बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड बीमारियां और साथ ही साथ मेंटल बीमारियां बहुत सारी लोगों को घेर रही हैं, स्पेशली यूथ को घेर रही हैं। तो जब आर्मी का एक डिसिप्लिन, आर्म फोर्सेस का एक डिसिप्लिन जब इंसान के अंदर आएगा, तो उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही सुधरेगी, और जब हमारा युवा स्वस्थ रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा उनके लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन हो जाएगी। तो जो भी हमारा युवा आजकल उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ रहा है, उसमें नहीं पड़ेगा। ड्रग्स है और बहुत तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एक इंसान के कैरेक्टर को ख़राब कर सकती हैं, फ्यूचर ख़राब कर सकती है, उन सारी चीज़ों में नहीं पड़ेगा। एक अच्छी और डिसिप्लिन जीवन शैली होगी उसकी, और साथ ही साथ वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर पाएगा। और अग्निवीरों को एक फ़ायदा ये मिलेगा कि अग्निवीर अपने सेवानिवृत्ति कोष के खिलाफ 3 साल के लिए 18.2 लाख रुपए का बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्हें आसानी से बैंक लोन भी मिल जाएगा। अगर वो कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या कुछ भी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें लोन आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हम अगर समझें कि सशस्त्र बलों को इस योजना से क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, तो मोर टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट फोर्स देखने को मिलेगी। आजकल का युवा टेक्नोलॉजी से काफ़ी जल्दी तालमेल बिठा लेता है। तो अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंडक्ट की जाती है आर्म फोर्सेस में, तो बहुत जल्दी युवा उसे समझ सकेंगे, तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो पाएंगे हमारी आर्म फोर्सेस। उसके अलावा 6 से 7 सालों के अंदर रक्षा कर्मियों की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। तो हमारा जो आर्म फोर्सेस है उसमें यूथ ज़्यादा आएंगे और हमारी यंग फोर्स हो जाएगी। अगर बात करें केंद्र सरकार को क्या फ़ायदा होगा इस योजना से, तो रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सशस्त्र कर्मियों की पेंशन के भुगतान में चला जाता है। इस योजना से सरकार के राजस्व व्यय में काफ़ी कमी आएगी और पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी, जिससे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो उससे हमारे आर्म फोर्सेस में नए नए इक्विपमेंट लाने में, हमारी आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में मदद मिलेगी। अगर हम बात करें सोसाइटी को क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, तो अनुशासित और सुप्रशिक्षित युवा समाज को उसकी बेहतरी में लाभान्वित करेंगे और आपदाओं के दौरान समाज की मदद भी करेंगे। तो इतनी उन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी होगी मिलिट्री लेवल की, कि वो समाज के लिए कहीं ना कहीं काम ज़रूर कर पाएंगे उस ट्रेनिंग का यूज़ करके, और साथ ही साथ अपनी जॉब के लिए अपनी पर्सनल स्किल्स के बेसिस पर भी वो काम कर पाएंगे, जॉब ढूंढ पाएंगे। फिर अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस स्कीम के, तो नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला एस्पायरेंट्स का या अभ्यर्थियों का कंसर्न आता है। अभ्यर्थियों को कंसर्न ये है कि 4 साल का समय वो दे देंगे ट्रेनिंग में, अपना सर्विस में दे देंगे, और जब वो रिक्रूट होंगे तब वो होंगे 10वीं या 12वीं के छात्र। अब 10वीं 12वीं के छात्र होने के बाद जब वो 4 साल सर्विस देंगे, तो तब तक उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल पाएगी, और ना वो कुछ ऐसी स्किल ले पाएंगे जिससे उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी मिले। तो उससे होगा क्या कि जब वो 4 साल बाद रिटायर होंगे, तो उन्हें सबसे पहला कंसर्न है कि उस 4 साल के बाद उनकी जॉब का क्या होगा, वो क्या करेंगे 4 साल के बाद। परमानेंट जॉब, उनका जो आने वाला फ्यूचर है उससे रिलेटेड जॉब को लेकर के यूथ का, एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और स्थायी नौकरी उनका कंसर्न है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। तो सरकार ने बात कही है कि उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन कोई भी ऐसा गारंटीड नौकरी मिलेगी, आगे उनका फ्यूचर क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है इस प्रोविजन में। उसके बाद अन्य सैनिकों की तरह अग्निशामक, यानी कि यहाँ पर होगा अग्निवीरों को कोई पेंशन और सुरक्षा लाभ नहीं दिया जाएगा। अब जैसे कि जो पुराने रिक्रूट्स हैं, जो बाकी सोल्जर्स हैं जो कि अग्निपथ योजना के तहत नहीं आए हैं, जो पहले रिक्रूट किए गए हैं, उनको तो सारे लाभ मिलेंगे। उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी मिलेगा, उन्हें पेंशन भी मिलेगी, सारे लाभ मिलेंगे। तो एक तरीके का डिवाइड क्रिएट हो जाएगा पूरे जो रेजिमेंट होगी उसी के अंदर, कि एक को कोई प्रेफरेंस मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, तो आपस में भी थोड़ा सा भावना आएगी इस तरीके की। दूसरा है, उन्हें भर्ती पूर्व सैनिक का दर्जा भी प्रदान नहीं किया जाएगा, जो सेवानिवृत्त सेना के जवानों को सरकारी नौकरियों में वरीयता प्राप्त करने में मदद करता है। तो जो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस होता है, जो एक रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के पर्सनल को मिलता है, ऐसा कोई स्टेटस उन्हें नहीं मिलेगा। तो अगर उन्हें वरीयता मिलेगी भी नौकरियों में, तो वो किस बेसिस पे मिलेगी, क्योंकि उन्हें तो टाइटल भी नहीं मिलेगा एक सर्विसमैन का। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है।
उसके बाद जो सर्विस से रिलेटेड कंसर्न है, जो कि डिफेंस फोर्सेस कंसर्न जता रही हैं अपना, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स कंसर्न जता रहे हैं, वो ये है कि 6 महीने की ट्रेनिंग अग्निवीरों को दूसरे सैनिकों के बराबर नहीं बना पाएगी। जो आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है वो ही काफ़ी लंबा प्रोसीजर, काफ़ी टफ प्रोसीजर होता है, जिससे पूरी तरीके से अडाप्ट करने में ही उन्हें 3-4 साल का वक्त लग जाता है। अब वो 3-4 साल की जो पूरी एक पूरा रफ प्रोसीजर, एक टफ प्रोसीजर के थ्रू एक सोल्जर गुजरा है और वो सोल्जर बना है, तो 6 महीने की ट्रेनिंग किसी इंसान को उसके कंपेयर में कैसे बना सकती है, जबकि दोनों को रहना पड़ेगा एक ही जगह। तो यहाँ पर भी एक तरीके का डिफरेंस क्रिएट होगा और जो पूरी यूनिट होगी उसके अंदर ही यूनिटी नहीं रहेगी, तो यूनिट भी पूरी कमज़ोर होगी। तो किसी भी वॉरफेयर में यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है, और जब दो सोल्जर्स के बीच, एक रेजिमेंट के सोल्जर्स के बीच ही यूनिटी नहीं होगी तो काफ़ी, अगर कोई वॉरफेयर हो गया तो उसमें काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस इसके देखने को मिल सकते हैं। फिर कोई भी स्थायी कमीशन नहीं होगा, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। तो डिसेबिलिटी और डेथ के केस में उन्हें कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग जो सर्विसेज किसी भी आर्मी पर्सनल को मिलती हैं रिटायर होने के बाद, ऐसी कोई भी सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। और उन्हें उसके बाद उन्हें कोई परमानेंट कमीशन भी नहीं मिल रहा है कि उन्हें आगे प्रमोशन का कोई एक मोटिव हो कि हम कुछ करेंगे तो उसे प्रमोशन मिलेगा। तो वो रिस्क टेकिंग फैक्टर जो होता है, रिस्क टेकिंग एक नेचर होता है सोल्जर का, उसमें कहीं ना कहीं लैग देखने को मिल सकता है। इसके बाद वन इंडिया वन क्लास की जो भर्ती प्रक्रिया है, ये एक तरीके से मोटिवेशन कम करेगी। देखिए, एक रेजिमेंट होती है, उस रेजिमेंट में एक ही क्लास के सारे लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करके रखते हैं। उस रेजिमेंट के प्रति, अपने लोगों के प्रति एक व्यक्ति लॉयल रहता है। पर वन क्लास और वन इंडिया वन क्लास के बेसिस पे अगर रिक्रूटमेंट होगा तो सब अलग अलग एरिया के अलग अलग क्लास के लोग होंगे, तो उनमें उतनी यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी जितनी एक पर्टिकुलर रेजिमेंट जिसमें एक क्लास के लोग बिलोंग करते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो ये एक रेजिमेंट्स का मिक्सचर एक तरीके से हो जाएगा जिसमें वो यूनिटी नहीं होगी, तो सैनिकों के बीच एकता और अखंडता की भावना में बाधा लाएगी। फिर अगर हम सोसाइटी से रिलेटेड क्या कंसर्न है इसे देखें, तो अगर ये युवा, ट्रेंड युवा अगर सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकता है, सोसाइटी को बेटर कर सकता है, तो एक तरीके से सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर उनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो सोसाइटी के बेनिफिट में काम कर सकती है तो सोसाइटी के अगेंस्ट भी काम कर सकती है, क्योंकि उनकी जो ये मिलिट्री ट्रेनिंग है ये नेगेटिव वे में अगर कोई यूज़ करना चाहे, कोई उन्हें मैनिपुलेट करना चाहे, तो ज़्यादातर मैनिपुलेशन किसका होता है, जो कि युवा अनएम्प्लॉयड हो, जो स्ट्रेस्ड हो, जो परेशान हो, वो आदमी मैनिपुलेट हो जाता है। तो अगर सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा गिरोह जो कि देश को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, वो इस तरीके के मिलिट्री ट्रेनिंग से जो इक्विप्ड युवा हैं इनका अगर मिसयूज़ करना चाहे, इनका ब्रेन वॉश करना चाहे, तो वो उनकी स्किल्स का, उनकी ट्रेनिंग का यूज़ कर सकता है देश के अगेंस्ट ही। तो ये बेरोजगार कुशल युवा समाज का सैन्यीकरण कर सकते हैं और उनके सैन्य कौशल का दुरुपयोग कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड बताते हुए। तो हम बताएंगे कि अग्निपथ योजना में राष्ट्र की युवा शक्ति का उपयोग करने की अपार क्षमता है और साथ ही सरकार को रक्षा बजट का बेहतर उपयोग करने में ये योजना मदद कर सकती है। इसके साथ ही यह रक्षा बलों के आधुनिकीकरण में भी मदद कर सकती है यदि उम्मीदवारों की चिंता और अन्य सेवा संबंधी चिंताओं को दूर किया जाता है। तो अगर जो कंसर्न्स जताए गए हैं, जो एक्सपर्ट्स ने कंसर्न जताए हैं, जो एस्पिरेंट्स अपने कंसर्न जता रहे हैं, इनको सरकार एड्रेस करने की कोशिश करें तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, युवाओं को रोज़गार भी देगी, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का बजट रिलेटेड कंसर्न है वो भी कम होगा। और इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की बात काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, उस इश्यू को भी एड्रेस किया जा सकता है इस योजना के जरिए। तो इसी के साथ हमने समझा अग्निपथ योजना को डिटेल में। आगे आने वाले वीडियोस में हम और टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।